नेशनल सीनियर सिटीजन डे हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। पॉपुलेशन सेंसस 2011 के मुताबिक इंडिया में सीनियर सिटीजन्स की जो पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर हम इन्हें बेनिफिट्स के हिसाब से देखा जाए कि सीनियर सिटीजन्स को कितने तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो कुछ बेनिफिट्स जरूर हैं, जैसे हवाई यात्रा या ट्रेन की यात्रा में कुछ डिस्काउंट्स हैं, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस और आईटी टैक्स पे भी रिबेट्स और छूट मिलती हैं। लेकिन साथ ही साथ कई बार उन्हें कई सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। कई बार उन्हें कंपेनियनशिप, हेल्थ इश्यूज और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो उन्हें अकेले सॉल्व करने पड़ते हैं। सीनियर सिटीजन्स को हमें चेरिश और सेलिब्रेट करना चाहिए। आज हम जो भी अच्छा एनवायरनमेंट देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी में जो एडवांसमेंट्स देख रहे हैं, उनमें उनका बहुत बड़ा श्रेय है। ये उनके हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस की वजह से ही है कि आज हमने इतनी तरक्की की है जिसका हम सब आनंद उठा पा रहे हैं। यह दिन हमें अपॉर्चुनिटी देता है, हमें एक दायित्व देता है कि हम उनके द्वारा की हुई इस मेहनत के लिए उन्हें धन्यवाद दें और साथ ही साथ ये कोशिश भी करें कि उनकी जिंदगी में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन्हें दूर कर पाए और साथ ही साथ वो एक आसान जिंदगी जी सके। उनके लिए उन्हें एक अपने परिवार की जैसा एक सपोर्ट देने की कोशिश कर सके। मेरी सर्कल में हम नेशनल सीनियर सिटीजन डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम सीनियर सिटीजन्स के प्रॉब्लम्स, उनके एक्सपीरियंस, तो साथ ही साथ उनके इन पॉसिबल सॉल्यूशंस को एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आज इस पहल में हम बातें करने जा रहे हैं योजना घरात और मयूरी घरा जी से। स्मिथ ओल्ड होम एज एक फाउंडेशन है जिनके फाउंडर्स योजना घरात मिशनरीज ऑफ चैरिटी कोलकाता से स्टार्ट किया था। उन्होंने योजना घरात अपना स्वयं का एनजीओ शुरू करने से पहले उन्होंने 25 साल तक एक सोशल वर्कर की भी भूमिका निभाई है। शी टुक इनटू सीनियर सिटीजन्स। उन्होंने कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स को अपनाया है जिनको उनके खुद के परिवार वालों ने छोड़ दिया था। साथ ही साथ ऑर्फन्स, मेंटली अनस्टेबल इंडिविजुअल्स और साथ ही साथ ऐसे लोग जिन्हें कभी ना कभी घर की जरूरत पड़े, बहुत सारे मिसिंग पीपल, इनको भी उन्होंने शेल्टर दिया है। इसलिए उनका नाम, इन्होंने इस संस्था का नाम ही स्मिथ रखा है, SMIT। जब उन्होंने पहली बार इसकी शुरुआत की तो उन्होंने 2 सीनियर सिटीजन्स को लिया था, लेकिन वह समय के साथ लगभग आज करीब 89 मेंबर्स को शेल्टर प्रदान करने में, सुविधाएं प्रदान करने में और एक अच्छा जीवन जीने में मदद करने के लिए वो सफल रही हैं। केवल अपनी बेटियां वृषाली उटकेकट और मयूरी घरा की मदद से वह इस किले को संभालने में सक्षम थी। वे दोनों ही स्मिथ के पिलर्स हैं जो इसे सस्टेनेबल और पॉजिटिव चेंजेस के साथ मदद कर रहे हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू, योजना घरात एंड मयूरी घरात। Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for this opportunity firstly. Sure. We are very pleased to have you with us, both मयूरी and योजना घरात। और सबसे अच्छी बात कि आपने आपकी बेटियों ने ये परंपरा को आगे रखा। आपने जिस विश्वास से सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करने की ये जो मुहिम छेड़ी है, आपके खुद के बच्चों ने उसे सपोर्ट किया। और हम यही चाहेंगे कि ये सबसे बड़ा मैसेज इस प्रोग्राम के थ्रू जाए कि आप अपने घर में जो सीनियर सिटीजन्स है उनकी बहुत अच्छे से केयर करें, उन्हें चेरिश करें। आप खुशकिस्मत समझे अपने आप को कि आपके घर में सीनियर सिटीजन्स है और उनका आशीर्वाद आपके घर पे बना हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो आपने स्मिथ फाउंडेशन की शुरुआत की, इसका आइडिया आपको कहाँ से मिला? आपने इसकी शुरुआत करने के लिए किसके पीछे वजह क्या रही? एक्चुअली मैम, मैं खुद मदर तेरेसा के ऑर्फनेज होम से हूँ। मैं वहां से पली बड़ी हूँ और मैंने मदर्स को ना ये काम करते हुए देखा है। मतलब ऐसे देखा है ना बचपन से कि जब वो काम करते थे ना तो ऐसे इतना डेडिकेटली करते थे जैसे प्रेयर कर रहे हैं। और वो देखते ना, मुझे बचपन से ऐसे लगता था कि मैं बड़ी होंगी ना तो मैं कुछ ऐसा करूंगी, लेकिन क्या करना है पता नहीं था। तो जैसे शादी होके 18 साल के बाद बाहर आई मैं, तो मैं लेप्रोसी केयर के लिए काम करने लगी। फिर मैं धीरे धीरे स्पेशल चाइल्ड्स के लिए काम करने लगी। फिर मुझे पता चला कि अरे इनके लिए देने वाले तो बहुत है। तो कोई मतलब जो बहुत डिपेंडेबल मम्मी पापा रहते थे ना, वो मुझे बोलते थे कि योजना, हमारे पास ना देखो हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, फिर हमारे बच्चे हमें साथ नहीं दे रहे, फिर ना भगवान को भी हम लोग नहीं चाहिए, इसके लिए भगवान हमें लेके नहीं जा रहा है, डॉक्टर्स भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा बॉडी डेथ की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करें। तो मुझे वो सुन के ना मतलब ऐसे तकलीफ होता था कि मैं क्या करूं, इनके लिए क्या करूं। तो मैंने एज ए चैलेंज 2 जनों को लिया और स्टार्ट किया। मैंने ऐसे सोचा कि मेरे पेरेंट्स है, क्योंकि मैं ऑर्फनेज होम से हूँ, तो मैं
उनसे अपना लाड दुलार करा लूंगी, मैं उनके साथ अच्छा समय बिताऊंगी, ये सोच के मैंने स्टार्ट किया। लेकिन ऐसे हुआ ना कि लगातार आने लगे लोग, इतने लोग आने लगे ना कि मेरे पास शेल्टर ही नहीं है उनके रखने के लिए। और ये फिजिकली इनबैलेंस है, मेंटली इनबैलेंस है, मॉरली इनको सपोर्ट चाहिए और फाइनेंशियली डिपेंडेबल रहते हैं। ऐसे टाइम में इनको देखने वाला कोई अपना होना चाहिए, जो जो वो जानता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। और ऐसे मैंने उनको बहुत अंदर से सोचा और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। वो देखते देखते 4 ब्रांचेस हो गई और इतने सारे मम्मी पापा आ गए मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही कमाल का आपने जो भी इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि कई हद तक हम अपने इनसे जो ब्लेसिंग्स मिलती है इट इज अनकम्पेरेबल है। ये जो आपको उनसे आशीष मिल रहा है, जो ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं आपके इस अच्छे काम का, आप दूसरे लोगों को भी आप इंस्पायर कर रहे हैं कि आप किस तरह से सीनियर सिटीजन्स की और ये जो लोग हैं इनकी सहायता कर सकते हैं। इन्हें सिंपैथी की जगह आप उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ लेकिन एक और मुश्किल की बात ये भी है योजना जी कि इंडिया में जो ओल्ड एज होम्स है उसकी संख्या लगातार ही बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के हिसाब से करीब 786 लोग हैं ओल्ड एज होम्स है इंडिया में, जिसमें सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम्स केरला में है। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि पोल्यूशन है, अकेलापन है, और सबसे बड़ी बात है बीमारियां एक्सेप्ट नहीं करते। कोई भी बीमारी हो, अगर न्यूरोलॉजिकल केसेस काफी ज्यादा बढ़ रही है पोल्यूशन की वजह से, और न्यूरोलॉजिकल केसेस जब हो रहे हैं ना तो ये लोग मान ही नहीं रहे कि उनको समझ रहा है कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मतलब पागल होना। और हम उनको बताते हैं कि जैसा शरीर को बुखार आ सकता है वैसा दिमाग को भी बुखार आ सकता है, दिमाग में भी बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। और ये समझाते समझाते हम लोगों को तैयार कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर्स के पास जाने के लिए। तब जाके वो, मतलब मैं अकेली तो कर नहीं पाऊंगी, इसके लिए बहुत बड़ी टीम और बहुत बड़ा काम होना चाहिए, तब जाके ये चीजें होगी। तो ये भी है, देखिए एक तो उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट कराना चाहिए, जैसे हम बच्चों के लिए करते हैं वैसे इनके बुढ़ापे के लिए भी आप कर सकते हो। और सेकेंड थिंग, डॉक्टर्स के लिए आप एक्सेप्ट करो, हाँ बीमारी है तो है, डिमेंशिया है तो है, अल्जाइमर है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट दे सकते हैं, ये हम कर सकते हैं उनके लिए। और जब आप फैमिली में रहते हो तो एक बार पूछ लो यार, कैसे हो मम्मा, खाना खाया क्या, कुछ चाहिए क्या? बस उनको कुछ नहीं चाहिए, वो आधी रोटी में भी खुश है, तो बस उनको पूछो, बस वो लोग खुश हो जाते हैं और कुछ नहीं चाहिए उनको। तो एक अटेंशन दो बस। सो इवन टू से हमें पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए फर्स्टली कि यस मेरा बुढ़ापा होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ। कितने लोग तो प्रिपेयर ही नहीं है कि वो मरने वाले हैं। अभी 90s में हम वो डरते हैं कि मौत आएगी अभी, एंड इस डर से हम उनको बोलते हैं नहीं 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 आपका नहीं आने वाला है। बट इन शॉर्ट वी एज अ पर्सन वी मस्ट एक्सेप्ट कि यस मैं बीमार पड़ सकता हूँ, मैं बीमार हूँ, या मैं मरने भी वाला हूँ, मैं बूढ़ा भी होने वाला हूँ। और जब हम बूढ़ा होने वाले हैं तो अभी कैसे हो गया ना, हम पहली जनरेशन थी हमारी पहले, या जो अभी भी जनरेशन है वो पहले ही डिपेंड है कि मेरे बच्चे संभाल लेंगे। एंड आई पर्सनली फील कि वी मस्ट इंडिपेंडेंट इनफ कि हमें अपना खुद का देखना चाहिए। मोस्ट ऑफ जैसे हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो एकदम पूरी जिम्मेदारी, मतलब जो भी अपना होता है नहीं होता है वो बच्चों में इन्वेस्ट कर देते हैं, अपनी पेंशन से लेके एफडी से लेके एवरीथिंग, एवरी सिंगल पेनी फॉर फ्यूचर ऑफ उनके बच्चे के लिए। बट खुद के फ्यूचर के लिए वो कुछ भी प्लान नहीं करते। सो गवर्नमेंट से ज्यादा इंडिविजुअल की उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना रिटायरमेंट प्लान करे। वो अपने रिटायरमेंट अपने बच्चों पे ना तोपे, उससे ज्यादा खुद पे इन्वेस्ट करें, एंड जो भी पेंशन है वो अकॉर्डिंगली प्लान करें। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं, एक टाइम पे बिजनेस था, इंटरनेशनल ट्रिप्स, वर्ल्ड टूर कर चुके हैं, बट विद टाइम जब बिजनेस फ्लॉप हो गया, बच्चे नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चे भी नहीं है, तो ऑलवेज यू कांट ब्लेम ऑन बच्चे कि बच्चे ने नहीं संभाला, बच्चों ने नहीं संभाला। इट्स अ वेरी रॉन्ग पिक्चर इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, एंड इन सिचुएशन में वो यहाँ आ जाते हैं। एंड अगेन हमारे पास हमने जब डिस्कस किया कि यस ओल्ड एज होम की नंबर ऑफ ओल्ड एज होम बढ़ते जा रहे हैं, देयर इज ओनली वन थिंग कि हम बच्चों को बेबी सिटिंग में रखते हैं, राइट? सो हम क्यों ना डे केयर सेंटर देखें, क्योंकि जहाँ पे आजकल 24 मतलब मियाँ बीवी दोनों काम पे जा रहे हैं, राइट? और 12-12 घंटे की शिफ्ट बन रही है। दे अगर प्यार भी करे, कितना भी अफेक्शन हो, उनको काम पे जाना है जस्ट बिकॉज
अपना गुजारा करना है। इन दैट सिचुएशन वी कैन हैव आवर ओन डे केयर सेंटर, जहाँ पे सुबह से शाम तक जब तक बच्चे नहीं आ रहे तब तक कोई तो कंपनी मिले, ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर दैट कैन बी अ सॉल्यूशन। तो ये बहुत सही बात की मयूरी ने कि कई बार हमें जो बच्चे होते हैं उन्हें कई बार इस गिल्ट में डाल देते हैं कि आपकी ही वजह से आपके पेरेंट्स का ऐसा हाल है, बट कई बार बच्चे भी स्थिति और परिस्थिति के से मजबूर होते हैं, उनके पास भी ऑप्शंस नहीं होते हैं। जिस तरह से हम छोटे बच्चों को डे केयर सेंटर्स में डाल सकते हैं, वैसे ही हम अपने सीनियर सिटीजन्स को भी डे केयर सेंटर्स में डाल सकते हैं, सो दैट कि उनका केयर बहुत प्रॉपर हो, क्योंकि इस एज में उन्हें कंपेनियनशिप की भी जरूरत है, उन्हें केयर की भी उतनी ही जरूरत है। एक सवाल और पूछना चाहूंगी, क्योंकि चूंकि आपने इतने सारे ब्रांचेस खोले, आपने कई सारे लोगों को मदद किया है, आपने काफी क्लोजली देखा है कि उन्हें सीनियर सिटीजन को किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही होती है ओल्ड एज होम्स में। जैसे मैंने बताया कि कई बार सिर्फ हेल्थ ही एक इम्पॉर्टेंट इशू नहीं होता है, और कई सारे इश्यूज होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, जिनका हमें टेक केयर करना पड़ता है। तो ऐसे क्या इश्यूज है जो ओल्ड एज होम में देखे जा रहे होते हैं, या किस तरह की प्रॉब्लम्स है जो ओल्ड एज होम्स को फेस करनी पड़ती हैं? सो ओल्ड एज के लिए अगर देखें एक पर्सन के लिए, इंडिविजुअल, तो उनके लिए लोनलीनेस इज द बिगेस्ट कंसर्न। फाइनेंस, फैमिली, और वो इतने जिंदगी भर अपने फैमिली के लिए करते हैं, और एट दी एंड जब फैमिली नहीं रहती है, पार्टनर नहीं रहता है या बच्चे नहीं रहते हैं, सो उनके जैसा लोनली मतलब कुछ भी नहीं है। और वो दूसरी चीजों में कभी उन्होंने ट्राई ही नहीं किया कि हम कभी कुछ खुद के लिए कर ले, वैसा कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया है उन्होंने। एंड ऐसे सडनली उनके पास जब कोई नहीं रहता, तो वो लोनलीनेस इज द बिगेस्ट चैलेंज वो फेस करते हैं। एंड एज एन एनजीओ, जहाँ पे एंडलेस प्रॉब्लम्स हैं, हमें पूरा दिन लगेगा इसको डिस्कस करने के लिए। फॉर बीइंग एन ओल्ड एज होम, कोई भी नहीं चाहता कि उसके सोसाइटी में एक ओल्ड एज होम हो, नॉट इवन अ डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर तो है ही नहीं। आजकल आपने देखा होगा वाचनालय वगैरह बहुत रहते हैं, बन रहे हैं अलग अलग जगह पे, एंड दैट्स अ गुड कंसेप्ट, बट उसको और ज्यादा डेवलप की जरूरत है। बट एज अ ओल्ड एज होम, हम जहाँ पे भी रेंट के लिए पूछते हैं कि कहाँ पे रेंट मिलेगा, तो नोबडी वांट्स कि कंटिन्यूस एम्बुलेंस आए, नोबडी वांट्स कि उनके प्रॉपर्टी में कंटिन्यूस डेथ हो। बट ये रियलिटी है, एंड वो रियलिटी से हम भाग नहीं सकते कि आज ना हम ना कल सब मरने वाले हैं। तो उनको चाहिए नहीं कि हमारे प्रॉपर्टी में, हमारे वास्तु में डेथ हो। बीइंग एन एनजीओ, जहाँ पे गवर्नमेंट के ऐसे कुछ मेजर फंड्स नहीं है डेडिकेटेड फॉर ओल्ड एज पीपल, 1500 की एक पॉलिसी है जहाँ पे 1500 पर पर्सन मिलते हैं फॉर पर पर्सन, एक एजेड पर्सन के लिए। बट हमारे पास उसके लिए एज यू नो गवर्नमेंट के लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, एंड हमारे पास इनका सिंपल नाम भी नहीं पता है हमें। हम रास्ते पर से उठा के लाते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है, हमने ऐसे ही नाम दे दिए फाउंडेशन ने, इसका नाम लक्ष्मी, इसका नाम कुछ भी ऐसे सोना मोना वैसे कर देते हैं। जैसे हम बच्चे को बुलाते हैं वैसे हमने उनके नाम रख दिए हैं। तो हमारे पास उनका आधार नहीं, पैन कार्ड नहीं, तो इस बेसिस पे किस बेसिस पे हम उनको अप्लाई करें? यहाँ पे ऐसे ऐसे केस इतनी बुरी अवस्था में आए हैं, वी कांट इवन जस्टिफाई कि उनका एज क्या है, मतलब वो ओल्ड एज है कि नहीं, बट बहुत बुरी अवस्था में। अगर हम हमारे इंस्टा ज्वाइन करेंगे तो हमने एक्चुअल रियलिटी कि एकदम सड़ रहे हैं, कीड़े पड़े हैं, हम कीड़े निकाल रहे हैं, जिंदा कीड़े हैं, उनका सेंसेशन बंद पड़ चुका है, हड्डियां दिख रही हैं, स्काल्प निकल गया है, सर में कीड़े पड़े हैं। ऐसे सिचुएशन में आते हैं, वो बोलते भी नहीं है, उनके सेंसेशन पूरे लॉस हो चुके हैं। फिर उनको रिकवर करना पड़ता है, नॉट इवन फिजिकली बट मेंटली। उनको लोगों के साथ रहने की आदत नहीं रहती है, लाइक कि उनको घिन आ चुकी रहती है कि लोगों के साथ क्यों रहना है, ये रास्ते पे उतने उनकी बुरी हालत हो चुकी रहती है। सो या ये स्लाइटली आपको आइडिया। और नॉर्मली अभी लॉकडाउन में हमें जब पता चला ना कि घर में अकेले अकेले मम्मी पापा पड़े हुए हैं, उनको वर्म्स लगे हैं, उनको खाना नहीं मिला है, उनकी सफाई नहीं हो रही है, उनका बदन में पूरा मतलब इतना पस भरा हुआ, ये सारी चीजें ना देखने वाला कोई नहीं, पड़ोसी घिन कर रहे हैं, देने वाला कोई नहीं, ऐसे टाइम में एम्बुलेंस वाले हाथ लगाने को भी तैयार नहीं है। वहां से उनको उठा के ला के उनको सफाई करने में, और उनको ये दिखाने के लिए कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रस्ट ही नहीं रहा है, अभी दुनिया से ट्रस्ट नहीं रहा है कि हमें इस हालत में छोड़ने वाले दुनिया वाले ही है, तो हम ऐसे लोगों पर कैसे विश्वास करें कि जो हमें उठा के ले आए वो हमारे लिए करेंगे। तो वो ट्रस्ट बिल्ड होने में भी टाइम लगता है, और तब तक शायद बॉडी भी निकल जाती है हाथ से, ऐसे हो जाता है। बहुत लोगों की डेथ उसी में हो जाती है, क्योंकि गंदगी में आते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते, वहां उनकी प्रॉपर्टी कोई और लेके जाता है, कुछ उनको पता नहीं। इसके लिए प्रॉपर उनको
एक ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बुढ़ापे में ये करना जरूरी है, और वो उस तरीके से उनको एक्सेप्टेशंस बढ़ाना चाहिए कि हाँ ये ऐसा हो ही सकता है, तो हम तैयार हैं पहले से। और उनके जीने के कोई होप्स ही नहीं है कि क्यों जीना है, अभी क्या बचा है, बच्चे नहीं है, पार्टनर नहीं है, क्यों जीना है, मतलब जस्ट जी रहे हैं, मौत नहीं आ रही इसके लिए जी रहे हैं। आई फील उन्होंने कोई हॉबी होनी चाहिए कुछ लाइफ में। अभी हम कुछ सीनियर सिटीजन ग्रुप्स हमारे पास आते हैं जो वेल टू डू है, उनके बहुत किटी पार्टीज करते हैं, हैप्पी रहते हैं, लाका क्लब जाते हैं, योगा सेशन करते हैं, वर्ल्ड टूर के कोई कंट्रीज प्लान करते हैं। एंड आई फील हमारे भी कुछ ऐसे लोगों ने प्रैक्टिकली होना चाहिए कि यस मैं अपने रिटायरमेंट में ये प्लान किए हूँ और यही करना है, ये भी बकेट लिस्ट है। एंड वही बहुत लोग लैक पड़ जाते हैं। और एक और सवाल कि कई बार जैसा आपने बोला कि आपने इतने ग्रासरूट लेवल से लोगों को हेल्प किया है, उनके घरों से ला करके, जब उनके खुद के बच्चे, परिवार वाले और पड़ोसी तक उन्हें छोड़ देते हैं, एम्बुलेंस वाले भी मदद नहीं कर रहे होते हैं, इस केस में आप आगे बढ़ के उनकी सहायता कर रहे होते हैं। इस केस में लेकिन ओल्ड एज होम्स को हेल्प किस तरह से मिल रही होती है, या कितने और चैलेंजेस मिल रहे होते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या आप उम्मीद कर रहे होते हैं, कितने हद तक आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटीज मिल पा रही होती है या एड्स मिल पा रहे होते हैं, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों से भी और सरकार से भी? देखिए मैं ना जिस भी गांव में जाती हूँ ना, उस गांव वालों से कहती हूँ कि ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, और मैं उठा भी नहीं पाऊंगी अकेले। जब तक आप लोग आके हाथ नहीं बटाओगे ना, तो ये मेरे से नहीं होने वाला। अगर मुझे एक डेड बॉडी भी उठा के लेके जानी है तो मुझे 4 लोग चाहिए, और मेरे पास सिर्फ अकेले रहने से नहीं होगा। ये टाइम में कोई ना कोई मुझे हेल्प के लिए चाहिए। मुझे उनके लिए हॉस्पिटल में कोई लेके जाने वाला चाहिए, एम्बुलेंस की हेल्प होनी चाहिए, वहां पे डॉक्टर्स होने चाहिए, फिर आगे जाके पुलिस का हेल्प चाहिए मुझे हर जगह पे, क्योंकि कोई कोई मिसिंग केसेस होती है, वो मिसिंग केसेस ढूंढने में पूरा लाइफ चला जाता है, डेथ हो जाती है, लोग आते नहीं है। और मिसिंग क्यों होता है? क्योंकि न्यूरोलॉजिकल केसेस है, उनको पता ही नहीं है कि उनका नाम क्या है। तो ये सारी चीजें ढूंढना पुलिस का काम है, तो पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी करा के अच्छे से हेल्प करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे आगे चल के। मतलब देखिए, ऐसा हर एक इंसान, मतलब झाड़ू वाले से लेके प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन से लेके हर एक बंदा, इवन कारपोरेट से लेके हर एक चीज, इवन हर एक सीटर जो सीट पर बैठा हुआ हर इंसान इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। ये वक्त उन पर भी आने वाला है और आ रहा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। ये चीजें होनी चाहिए, हर एक से हेल्प मिलनी चाहिए। मैं तो हर कहती हूँ ना, जो एक नाई आता है ना बाल काटने वाला, उसने भी अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ देना चाहिए। 10% दो, ज्यादा नहीं, 10% दो, 90% अपने लिए जियो, 10% इनके लिए दो, तो ये आसानी से जी पाएंगे। इनको कुछ नहीं चाहिए आपका प्यार के अलावा। लेकिन हम जानते हैं हम कैपेबल है, प्रभु ने हमें दिया है, हाथ पैर अच्छे दिए, सोचने का दिमाग दिया है, तो हम उनके लिए करना चाहिए जो भी चीज। या तो उनके नाखून काट दो, उनके बाल संवार दो, उनको प्यार से हाय हेलो कर दो, बस कुछ नहीं चाहिए उनको, बहुत आसानी से हो जाएगा। बिकॉज इनको ना कोई बात करने के लिए चाहिए। अगर हम बात करते बैठे तो इनके लिए फंड्स कहाँ से लाए, इनके लिए डोनेशन कहाँ से लाए। अगर विजिटर्स आके, तो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है एंड आई फील दैट्स द बेस्ट थिंग हैपनिंग टुडे, जो कि बर्थडे सेलिब्रेशन में ऐसे एनजीओ में विजिट करते हैं एनिवर्सरी में, एंड दैट्स अ रियली गुड चेंज कि लोगों को पता ही नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि अगेन स्कूल एंड कॉलेजेस में प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं कि आप एनजीओ विजिट करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तभी आपको मार्क्स करेंगे। एंड ये रिस्ट्रिक्शन ला के कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या हो रहा है सोसाइटी में उसका पिक्चर समझ में आ रहा है। और हम लोगों ने एक कैंपेन बनाया है, मतलब 5 दिन का एक प्रोजेक्ट रहता है इनका, बच्चों का। तो हर स्कूल से एक टीम भेजते हैं वो लोग। अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन कंटिन्यूअसली मैं चला रही थी शुरू से कि कल जाके अपने माता पिता अपने घर पे ही रहे, दादा दादी नाना नानी आपके घर में ही रहे, और आप उनको संभाल पाओ, इसके लिए मैं यहाँ ट्रेनिंग देती हूँ। तो वो अगर पैरालिटिक है, वो अगर डिमेंशिया है, अगर उनको मेमोरी लॉस है, या कोई भी ऐसी चीज करते हैं, तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, उनका साइकोलॉजी कैसे संभालना है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे 5 दिन में बच्चों को पूरा ट्रेन कर देते हैं। और बच्चे फिर बाद में बोलते हैं, मैम हमने ना अभी दादी का और मम्मी का झगड़ा नहीं होता है, अभी बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग समाज में फैला रहे हैं, और ट्रेनिंग देके उनको सर्टिफिकेशन भी दे रहे हैं। तो आउट ऑफ कंट्री के भी बच्चे लोग आके ट्रेनिंग ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही।
क्योंकि कई हद तक हम भी जिम्मेदार हैं इस स्थिति के लिए। अगर हम अपने ही घर में अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी की केयर नहीं कर सकते, तो फिर हमें ये सवाल उठाने का भी हक नहीं है कि क्यों देश में इतने ओल्ड एज होम्स बढ़ रहे हैं। सिर्फ सरकार पर इसको थोपना सही नहीं है। हर चीज के लिए सरकार को भी दोष देना सही नहीं है। कई हद तक हम खुद जिम्मेदार हैं कि क्या हम अपने घर में अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने सीनियर सिटीजन की केयर कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज ही अपने आंखें खोलिए, क्योंकि जैसा योजना जी ने और मयूरी ने बहुत ही सही बताया कि ये जो एज है ये तो हर वक्त हर पे आने वाली है। बुढ़ापा सबके पास आने वाला है। आज जो उनका समय है, कल वो हमारा हो सकता है। अपने बच्चों में हमें ये नींव डालनी बहुत जरूरी है। जैसा योजना जी ने बताया कि वो बच्चों को शुरू से ट्रेन कर रहे हैं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर ओल्ड सीनियर सिटीजन्स, पीपल एट होम। And let's not keep approaching senior citizen centers, old age homes or daycare centers. Let's be equipped, let's give time to them, क्योंकि उन्होंने भी हमें काफी टाइम दिया है, इसीलिए आज हम दुनिया का इतना अच्छा से सारे का सामना कर पा रहे हैं। इतनी सारे प्रॉब्लम्स के बीच होते हुए भी सब कुछ ठीक से कर पा रहे हैं। इसमें कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन सीनियर सिटीजन्स का भी है। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे, बोथ you, योजना जी and Mayuri Garat. So because we would definitely have to have such kind of people who are doing such good things for the society. And I would appeal to all of you who are watching this show, kindly contribute to whatever means you want to this organization. All the details would be there in the content. And इस तरह से अगर आप खुद से अपने घर से ही शुरुआत करते हैं तो आगे जाकर के कई सारे लोगों का बुढ़ापा सुधर सकता है और आपको ऐसे इनके बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे जो शायद किसी भी पैसे से कहीं ज्यादा है, कहीं बढ़कर है। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।